दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अगत तंत्र। उसमें फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है विष चिकित्सा। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। पहले हम देखेंगे कि एनसीएसएन के अकॉर्डिंग क्या क्या सिलेबस में है। फर्स्ट है 2.1 डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन इन लिविंग एंड डेड। सेकेंड इज चतुर्विंशति उपक्रम। थर्ड इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। एंड फोर्थ है ड्यूटीज ऑफ मेडिकल ऑफिसर इन केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग। ठीक है, इसमें से एमसीक्यू आने वाला है, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आने वाला है, 10 मार्क का भी क्वेश्चन आने वाला है। सभी के लिए ये चैप्टर एलिजिबल है, यानी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन इन लिविंग एंड डेथ। तो विषाक्तता का निदान चिकित्सीय और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह निम्नलिखित पहलू पर आधारित होता है। फर्स्ट, विष का ज्ञान, विष का प्रमाण, विष की मात्रा, विष शरीर में प्रवेश करने का माध्यम, विष प्रवेश के बाद की समय अवधि। देखो, विषाक्तता का निदान यानी क्या है कि जो भी पर्सन पॉइजनड है वो किस पे डिपेंड करता है। पहले तो विष हमें पता होना चाहिए कि पॉइजन कौन सा है। उसका प्रकार यानी स्थावर है, जांगम है, उसकी मात्रा यानी फटल डोज क्या है, फिर है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ से अंदर गया है, फिर कितने टाइम तक बॉडी में रहता है, फटल पीरियड, वो सब। ठीक है, फिर है विष प्रवेश का उद्देश्य, यानी आपके कौन से उद्देश्य से विष को प्रवेश किया गया है। आकस्मिक है, हत्या या आत्महत्या, यानी है ये एक्सीडेंटल, होमिसाइडल एंड सुसाइडल। फिर है विषपान का प्रकार, यानी एक व्यक्ति द्वारा है या कई लोगों द्वारा है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति ने आपको विष दिया है कि ग्रुप में आपको विष दिया गया है। फिर है जीवित व्यक्तियों में विषक्ता का निदान। अभी देखो, उग्र विषक्ता, विष ग्रहण के कुछ ही समय बाद रोगी में गंभीर लक्षण होते हैं। ठीक है, ये किसका लक्षण है? उग्र विषक्ता का। फिर है अचिकित्सीय लक्षण। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनके आधार पर विषक्ता को अचिकित्सीय माना जाता है, जिनमें शामिल है शस्त्र के काटने पर भी रक्तस्राव न होना, जीभ में सफेद होना, बालों का झड़ना, नाक का टेढ़ा होना, गले से आवाज न निकलना। ठीक है, ये सभी जो मैं बता रही हूँ ये क्या है, किसके लक्षण है? अचिकित्सा, यानी जिसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती। ठीक है, अगर आपको चोट लगी है फिर भी आपको रक्तस्राव नहीं हो रहा है, जीभ आपकी हमेशा वाइट रहती है, हेयर फॉल, नाक का टेढ़ा हो जाना, गले से आवाज ना आना, दंश के स्थान पर काला शोथ, शोथ यानी इन्फ्लेमेशन, जबड़े का स्तंभित होना, मुंह से लार, लार यानी सलाइवा, अगर आपको कांस्टेंट सलाइवा आ रही है मुंह से, दैट इज हम उसको कहेंगे ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा। फिर ऊपर और नीचे के मार्ग से रक्तस्राव यानी रक्तपित्त जैसे लक्षण है। दंश स्थान पर 4 दृष्टा से अधिक निशान, यानी 4 ऐसे बाइट होते हैं। देखो, ऐसे बाइट से ज्यादा अगर आपको निशान है। उन्मत्त होना, शरीर के अंगों का नीला या काला पड़ना। उन्मत्त यानी आपको फिट्स आना ज्यादातर, या फिर अनकॉन्शियस हो जाना। फिर नीला या काला पड़ जाना, मलमूत्र का ना होना और शारीरिक अंगों में शिथिलता होना, ये सभी लक्ष्य है अचिकित्सा के, यानी इसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती। फिर है मूत्र प्राणी में विषक्ता का निदान। देखो, अगर ये पहले हमने जो बात की वो है लिविंग में, अब है मृत प्राणी में विषक्ता का निदान। मृत प्राणी में विषक्ता का निदान निम्नलिखित विधियों से किया जाता है। फर्स्ट इज शव परीक्षा। विष हृदय में पाया जा सकता है, विष दांतों से खाया हुआ विष दाढ़ों में मिलता है। ठीक है, विषैले अस्त्र शस्त्र से मारे गए व्यक्ति के शरीर में विद्ध स्थान पर विष की उपस्थिति होती है। सर्प या कीट के दंश स्थान पर विष मिलता है। ये देखो, शव परीक्षा यानी डेड बॉडी की हम किस किस तरह से परीक्षा करेंगे। हृदय में विष मिलेगा, फिर दाढ़ो दाढ़ो यानी गम्स में विष मिलता है, अस्त्र शस्त्र से मारे गए व्यक्ति में विद्ध स्थान पर विष की, यानी जहाँ पे लगा है वहां पे आपको विष दिखेगा, और दूसरा जहाँ पे बाइट किया है वहां पे विष मिलेगा। ठीक है, ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रहे तो अच्छी बात है। पित्तम मृत्य से हृदय जगद दिग्धा भी विद्योः दंशे तिष्ठन्ति भूयिष्ठम सर्वतः पिंडितम विषम। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, ऊपर देख लिया हमने शव परीक्षा, अब दूसरा आता है रासायनिक विश्लेषण। शरीर के विभिन्न अंग और तरल पदार्थों का रासायनिक विश्लेषण करके विष की पहचान की जाती है। देखो,
अभी इसमें क्या है, रासायनिक विश्लेषण, यानी इसका इंग्लिश है केमिकल एनालिसिस। ठीक है, केमिकल एनालिसिस से हमें पता चलेगा कोई ऑर्गन है या बॉडी पार्ट है, उसको हमें केमिकली एनालिसिस करनी है। फिर है पशुओं में प्रयोग। कुछ मामलों में विष की पहचान के लिए पशुओं पर प्रयोग किए जाते हैं। अगर आपको पता हो तो, अगर जैसे अभी आज की तारीख में भी जब भी लेबोरेटरी में कोई न्यू मेडिसिन या कुछ भी नया होता है तो हम पहले रैबिट्स पे ट्राई करते हैं, चूहों यानी रेट्स पे ट्राई करते हैं, देन इंसान को दिया जाता है। तो इसी तरह पशुओं में ट्राई किया जाता है विष को भी पहले। ठीक है, किसकी क्या फर्टल डोज, फर्टल पीरियड क्या रहेगा, कैसे वर्क करेगा बॉडी पे इंसानों की, उसके लिए किस पे वर्क किया जाता है, उसके लिए होता है पशुओं में ये प्रयोग होता है। फिर है नैतिक एवं पारिस्थितिक साक्ष्य। पर्यावरण और स्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर भी विषाक्तता का निदान किया जाता है। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, स्थितिजन्य यानी आप कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया में हो, स्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार भी विषाक्तता का निदान किया जाता है। ठीक है, यानी देखो इसमें क्या होगी, अगर आपको मैं बताऊं कि अभी कोई अफ्रीका में रहता है, समझ लो कि अफ्रीका का कोई पेशेंट आपके पास आया है बाइट लेके, तो ऑब्वियस है कि अफ्रीका में अमेजोन जंगल है तो वो स्नेक बाइट हो सकता है। ठीक है, उस टाइप से, यानी आप कौन सी एरिया से बिलोंग करते हो, कौन सा आपका इन्वायरमेंट, उससे हिसाब से भी डिपेंड करता है कि आपको जो भी विश है वो किसका हो सकता है। अभी आगे बढ़ते हैं, डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन इन लिविंग एंड डेड। ठीक है, अब पॉइजनिंग इन लिविंग एंड डेड। अभी देखो, डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग, patient with consumption of poison may present as a fulminant poison, acute poisoning, subacute poisoning and chronic poisoning। देखो ये सभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ पूरा ऊपर से, देखो एक बार अच्छे से समझ लो। पहले हमने क्या देखा, लिविंग में देखा जीवित व्यक्ति में विषाक्तता का निदान, फिर हमने देखा मृत प्राणी में। ठीक है, उसमें आएगा चार, एक शव परीक्षा, रासायनिक, फिर पशुओं में, और नैतिक एवं पारिस्थितिक। और अब आ गए हम मॉडर्न पार्ट पे। मॉडर्न पार्ट पे है डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग में चार है, फ्यूमिनेंट, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक। आगे आगे बढ़ते हैं। अभी है फर्स्ट डायग्नोसिस इन लिविंग। डायग्नोसिस लिविंग में क्या है, हिस्ट्री टेकिंग, सिम्टम्स, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। ठीक है, हम डिटेल में एक एक चीज देखने ही वाले हैं। फर्स्ट हम आएंगे इसमें हिस्ट्री टेकिंग पे। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री टेकिंग। सडन ऑनसेट ऑफ वॉमिटिंग, डायरिया, पेन इन एब्डोमेन, सिम्टम्स इन many person who had taken food together, history of consumption of poison or suspicious material। देखो हिस्ट्री टेकिंग जो है वो कैसे करना है, तो सबसे पहले देखना है कि उनको वॉमिटिंग है, डायरिया है, पेन इन एब्डोमेन है या नहीं। ठीक है, कुछ दो फूड साथ में ले लिया, यानी विरुद्ध आहार जैसा कुछ फूड हो गया। ठीक है, फिर हिस्ट्री ऑफ कंजप्शन ऑफ पॉइजन और सस्पिशियस कोई मेटल, यानी पहले ही अगर कोई जहर ले लिया है सुसाइड करने के लिए, या फिर कोई सस्पिशियस ऐसा कोई मटेरियल जो लेना नहीं चाहिए और ये बॉडी में चला गया है। फिर है एविडेंस ऑफ पॉइजनिंग इन डेड। ठीक है, डेड में क्या क्या एविडेंस रहेंगे, हिस्ट्री, क्लिनिकल रिकॉर्ड्स, पोस्टमार्टम एंड डिस्कवरी ऑफ पॉइजन इन विसेरा एंड ब्लड बाय केमिकल एनालिसिस। ठीक है, ये हो गया, ये पहले हमने बात कर ली लिविंग में, अब हमने बात कर ली डेड में। ठीक है, अब सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग, पॉइजनिंग के क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे। अभी देखो, परसिस्टेंट वॉमिटिंग होगा, या तो डायरिया होगा, और तो डिहाइड्रेशन होगा। ये तीन आपको याद रखना है। देखो मैं इसको आपको शॉर्टकट भी दे रही हूँ, VDD, VDD याद रखना है, यानी वॉमिटिंग है, डायरिया है एंड डिहाइड्रेशन, ये तीन सिम्टम्स हो गए। ठीक है, पेन इन एब्डोमिन हो गया। ठीक है, अल्टर्ड सेंसोरियम, ड्राउजीनेस, अनकॉन्शियसनेस या कोमा। ये देखो, ये पूरा पॉइंट आप कैसे याद रखोगे, पूरा दिमाग वाला है, तो मैं यहाँ पे ब्रेन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये समझ लो ब्रेन है, तो ये आपको याद रहेगा। पहले में है VDD, फिर है पेन इन एब्डोमिन, ये तो इजी है, याद रह जाएगा। फिर ये सारे सिम्टम्स ब्रेन के रिलेटेड है, यानी सेंसोरियम, ड्राउजीनेस, अनकॉन्शियसनेस, कोमा। फिर है ब्रेथलेसनेस, चोकिंग सेंसेशन एंड कंस्ट्रिक्शन इन चेस्ट। पूरे ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। मैं यहाँ पे लंग्स ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए। ठीक है, आपको ये देख के ही याद आ जाना चाहिए कि मैम ने क्या कैसे सिम्टम्स करवाए थे। ठीक है, ये हो गया आपके लंग्स, ब्रेथलेसनेस, कंस्ट्रिक्शन इन चेस्ट, चोकिंग सेंसेशन। फिर हो गया कन्वर्जन, पाल्पेशन, एरिथमिया इन चेस्ट पेन, हाइपोथर्मिया यानी आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन, और फिर क्या हो रहा है, पैरालिसिस।
ठीक है, इतना आपको याद रहना ही चाहिए। सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। वॉमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन, पेन इन एब्डोमेन, सेंसोरियम ड्राउजीनेस, अनकॉन्शियसनेस, कोमा, फिर चेस्ट वाले सारे, ब्रेथलेसनेस, कंस्ट्रिक्शन इन चेस्ट, चोकिंग, कन्वर्शन, पाल्पिटेशन, एरिथमिया, चेस्ट पेन, हाइपोथर्मिया एंड पैरालिसिस। देखो 3 बार ये रिपीट किया है पूरा, आपको याद रहना चाहिए। अब आ गए हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे। जनरल एग्जामिनेशन, उसमें क्या होगा, स्पेसिफिक ऑर्डर। अभी देखो, ये आपको एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चा इसको मिस नहीं करेगा, ये एमसीक्यू में आता ही आता है। कैरोसिन लाइक स्मेल किसकी होती है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस की, ये आपको एमसीक्यू में मेनली आता है। फिर फिशी स्मेल होती है जिंक फॉस्फाइड की। रॉटन एग्स जैसी स्मेल होती है H2S की, हाइड्रोजन सल्फाइड। स्वीट स्मेल किसकी होती है, एकोनाइट और कार्बोलिक एसिड। और बिटर, धतूरा एंड स्ट्रिक्नीन। ओके, ये याद रहना चाहिए, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया सिस्टमिक इफेक्ट। सिस्टमिक में यानी एक एक सिस्टम वाइज क्या क्या इफेक्ट आएगा वो हमें देखना है। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा ग्राइंडिंग ऑफ कोमा, पेशेंट में बी ड्राउजी, डेलीरियस और इन कोमा, कन्वर्जन में ओपियम, अल्कोहल, कैलोट्रोपिस। देखो ये एक याद रख लेना, पूरा याद तो नहीं रहेगा आप सभी को। एक एक याद रख लेना कि कन्वर्जन है तो ओपियम या अल्कोहल की वजह से होते हैं, ट्रेमर्स है तो अल्कोहल या एचजी की वजह से होते हैं, कोकेन पॉइजनिंग। ठीक है, ट्रेमर्स यानी क्या, ध्रुजारी आना। फिर है न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी के कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो किसकी वजह से होते हैं, लेड और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस की कैसी स्मेल होती है, केरोसिन लाइक। ओके, याद रखना। फिर आ जाते हैं हम मूवमेंट डिसऑर्डर। स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग जो रिजिडिटी करता है, सीओ पॉइजनिंग क्या करता है, पार्किंसनिज्म। ठीक है, ये हो गया सीओ पॉइजनिंग। फिर है पैरालिसिस, पैरालिसिस में आता है आर्सेनिक, लेड और क्यूरेर पॉइजनिंग। फिर है हेडेक, हेडेक में आएगा अल्कोहल, टोबैको, साइनाइड पॉइजनिंग। फिर है पर पर एनेस्थेशिया में अर्गोट है, लेड है, अल्कोहल पॉइजनिंग है। ठीक है, देखो ये सब कुछ तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन सब में दो दो एग्जांपल याद रहेंगे तो बहुत है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कन्वर्जन है, ट्रेमर्स है, न्यूरोपैथी, मोमेंटम डिसऑर्डर, पैरालिसिस, हेडेक एंड पैरेस्थेशिया। ठीक है, ये याद रह गया आपको अच्छे से। अभी आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा सिस्टम हो गई, सीएनएस। अभी हम आएंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। उसमें आएगा सबसे पहले पल्स। पल्स में क्या होगा, या तो ट्रैकीकार्डिया होगा या तो ब्रेडीकार्डिया होगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर में या तो हाइपरटेंशन होगा या फिर हाइपोटेंशन होगा। फिर एरिथमिया होगा, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है, वासोकंस्ट्रिक्शन हो सकता है। ये सारी इफेक्ट किसकी है, कार्डियोवैस्कुलर। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। देखो ये बहुत इजी है, ये अगर आपको थोड़े भी, अगर आपने रोग निदान पढ़ा है, पैथोलॉजी अभी आपको स्टार्ट हो ही गया होगा साथ साथ में, सेकेंड ईयर में, तो आप ये सिम्टम्स अच्छे से लिख ही सकते हो। ये सिर्फ सिस्टम के सिम्टम्स है, तो वो तो सभी को आते ही होते हैं। फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें है डिप्सनिया, पल्मोनरी इडीमा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कफ, लेरिंगियोस्पाज्म। फिर है ब्रोंकाइटिस, एम्फिसेमा। ठीक है, ये सब हो गए रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर है जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल सिस्टम। उसमें आ गया वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइटिस, मेलेना, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इलियस, थर्स्ट, डिस्फेजिया, ऑर्डाइनोफेजिया। ये सभी आ गया गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल सिस्टम में। देखो कोई भी आप 3 4 3 4 5 ऐसा लिख दोगे तो भी चलेगा, पूरा पूरा नहीं याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन वंस यू नो द कंप्लीट रोग निदान सब्जेक्ट, आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द सिम्टम्स विद इट, बिकॉज इसमें कुछ अघरा नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। बहुत ही इजी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी है जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। उसमें आएगा कलर ऑफ यूरिन, एल्ब्यूमिन यूरिया, हेमोग्लोबिन यूरिया, ग्लाइकोसोयूरिया, हेमेचूरिया, पोरफाइन यूरिया, ओलिगो यूरिया, पॉलीयूरिया, डिसयूरिया। सारे यूरिन के सिम्टम्स लिखने हैं। फिर है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, उसमें आएगा मायोपैथी, फिर है रेबडोमायोलाइसिस, फिर है फेसिकुलेशन, स्मूथ मसल डिप्रेसेंट एंड स्टिमुलेंट। ठीक है, ये सारे हो गया मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। देखो सिस्टम वाइज आपको याद रहने चाहिए, इजी ही है। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर कार्डियोवास्कुलर है,
रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जेनाइटल, और फिर लास्ट में मस्कुलोस्केलेटल। अब उसके बाद आएगा ब्लड मैनिफेस्टेशंस, ब्लड के रिलेटेड सारे आएंगे। उसमें फर्स्ट आएगा एनीमिया, फिर है ब्लड डिस्क्रेसिया, फिर है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लुकोसाइटोसिस, ल्यूकोपेनिया, पेन पैनसाइटोपेनिया, पॉलीसिस्थेमिया, स्लिपिंग, बोन मैरो, डिप्रेशन, हीमोलाइसिस, मिथेमोग्लोबिन फॉर्मेशन, सल्फेमोग्लोबिनेमिया, ये सारे सिम्टम्स है ब्लड मैनिफेस्टेशन के। फिर है ईयर मैनिफेस्टेशन, उसमें आएगा डिनोरिया, डेफनेस, वर्टिगो, टिटनेस। ये तीन ही याद रख लेना, ये तीन इजी रहेंगे आपको। फिर अदर्स, अदर्स में आएगा पॉइजन causing फीवर, पॉइजन acting on enzyme system and excretion of poisoning। देखो ये हो गया, आपको सारे सिस्टम के मैंने समझा दिया है कौन कौन सा सिम्टम्स रहेंगे। अभी हम आ जाते हैं टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर कैसे वर्क करेगा। दो टाइप का हो सकता है, एक तो होगा हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, और दूसरा हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया यानी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, हाइपरथर्मिया यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हाइपोथर्मिया में आएगा अल्कोहल, सीओ एंड ओपिएट्स, और हाइपरथर्मिया में आएगा कोकेन एंड धतूरा। याद रखना, एमसीक्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी बच्चा एमसीक्यू में इसमें गलती नहीं करेगा। फिर है ऑक्यूलर चेंजेस। ऑक्यूलर चेंजेस यानी आंखों में क्या क्या बदलाव हो सकता है। फर्स्ट इज डिप्लोपिया। डिप्लोपिया यानी डबल डबल दिखना। देखो ये जो मैं समझा रही हूँ ना, आपके नोट्स आप जो भी स्टडी मटेरियल हाथ में लेके बैठे हो, यहाँ पे नोट कर लेना। डिप्लोपिया यानी डबल डबल दिखना। ठीक है, उसमें क्या आएगा, ओपियम और कैनबिस, अल्कोहल। फिर है ब्लर्ड विजन, जो थोड़ा हमें ब्लर्ड दिखता है, अल्कोहल, धतूरा, अकोनाइट और निकोटिन। एकोनाइट यानी एकोनाइट फेरक्स यानी वत्सनाभ की बात की गई है यहाँ पे। फिर है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया यानी आपको लाइट से सेंसिटिविटी महसूस होना, उसमें आएगा मर्क्यूरी। फिर है मायोसिस, मियोसिस, ओपियम, ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड बारबिटूरेट, इसको बोलेंगे हम मियोसिस। और है मियोसिस यानी कॉन्ट्रैक्ट ना होना, एंड माइड्रियासिस यानी कॉन्ट्रैक्ट होके फिर वापस उसका जो डायलेशन होता है वो नहीं होता, उसको हम कहेंगे माइड्रासिस। उसमें आएगा अल्कोहल और धतूरा। देखो ये सभी के मीनिंग मैंने अच्छे से समझाया है, ये सबको आना ही चाहिए। फिर आ गया है ओरल मैनिफेस्टेशन। ओरल मैनिफेस्टेशन में फर्स्ट है सलाइवेशन। सलाइवेशन किस किस की वजह से होगा, अल्कोहल, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, एकोनाइट एंड स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन बाइट से भी सलाइवेशन होगा। फिर है ड्राइनेस ऑफ माउथ। ड्राइनेस ऑफ माउथ में आएगा धतूरा एंड एपिड्रेन। फिर है जिंजिवाइल हाइपरप्लेसिया, उसमें आएगा सोडियम वाल्प्रेट एंड फेनाइल फेनाइटोइन। फिर है स्टोमेटाइटिस, उसमें आएगा साइनाइड एंड कैलोट्रोपिस। फिर है ग्लोसाइटिस, इसमें आएगा साइनाइड एंड डिस्कलरेशन ऑफ टीथ में आएगा फ्लोराइड एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, इसमें ये देखो ओरल इतना नहीं आता है, ओरल इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, आज तक कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं है, एमसीक्यू में भी नहीं आता, वाइवा में भी नहीं आता इतना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिम्टम्स कौन कौन से हैं। अभी हम आ जाता है न्यूरोलॉजिकल साइंस। देखो न्यूरोलॉजिकल साइंस में फर्स्ट की गेट। गेट यानी हम तो वे ऑफ यू वॉकिंग पेशेंट, राइट। ठीक है, तो पेशेंट जैसे वॉक करता है उसको हम गेट कहेंगे, रोलिंग गेट। रोलिंग गेट यानी जो गोल गोल घूम के चलता है, वो किस किस में हो सकता है, अल्कोहल और बार्बिटूरेट्स। अल्कोहल का तो आपने मूवीज वगैरह में देखा ही होगा। फिर है स्टिफ गेट यानी बहुत रुक रुक के चल रहा है, दैट इज रेसरपीन। रेसरपीन की वजह से ये होता है। फिर है डेलीरियम। डेलीरियम किसकी वजह से होता है, धतूरा, कैनबिस एंड कोकेन। डेलीरियम यानी थोड़ा, आपको डेलीरियम पता होगा, व्हाट इज डेलीरियम। डेलीरियम दैट इज काइंड ऑफ कि मगज ऑन अनकॉन्शियस रहता है लेकिन नॉट कंप्लीटली। ठीक है, वो समझता है कि क्या हो रहा है आसपास, क्या चल रहा है, लेकिन इतना अवेकन स्टेज में वो नहीं होता पेशेंट, राइट। आगे देखते हैं। फिर है एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी यानी आर्सेनिक, लेड, थैलियम पॉइजनिंग की वजह से होता है। फिर है टिंगलिंग सेंसेशन यानी थोड़े क्रैम्प्स लाइक फील होना, एकोनाइट एंड साइनाइड पॉइजनिंग। ठीक है, ये इतना याद रखना। देखो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक कभी नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आप एक बार के लिए रेफर कर लेना। फिर आता है अटेक्सिया एंड साइकोसिस। अटेक्सिया में होगा लेड, अल्कोहल और नार्कोटिक पॉइजनिंग। साइकोसिस में कैनाबिस, धतूरा, अल्कोहल पॉइजनिंग।
ठीक है। अटेक्सिया यानी सेरेब्रल या सेंसरी अटेक्सिया होता है मगज में कुछ टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसको हम अटेक्सिया कहेंगे। साइकोसिस तो आपको पता ही है, जो साइकिक डिसऑर्डर्स होते हैं। फिर आ जाते हैं हम लेबोरेटरी एग्जामिनेशन पे। देखो लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस में आएगा टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ पॉइजन एंड अदर टॉक्सिक एजेंट इन ब्लड, यूरिन एंड वॉमिट टेस्ट। देखो अभी यूरिन सैंपल हमें मिल गया, ब्लड सैंपल हमें मिल गया, लेकिन उसमें पॉइजन क्या है उसके लिए तो हमें केमिकल एनालिसिस ही करवाना पड़ेगा। तो कौन कौन से टेस्ट हम करवाएंगे? सबसे पहले है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, फिर है लीवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी, फिर है केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी है डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन द डिजीज्ड। ये स्पेलिंग रॉन्ग है बट आप समझ जाना, ओके। अभी आ जाते हैं हम ऑटोप्सी फाइंडिंग पे। ऑटोप्सी फाइंडिंग सबसे पहले हमें एक्सटर्नल में जाना है, एक्सटर्नल से हम वर्क करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट आता है एविडेंस ऑफ सॉइल्ड क्लोथ्स, आपके कौन से आपने कपड़े पहने, कपड़ों पे कुछ एविडेंस है या नहीं। फिर आता है कुछ आसपास बॉटल है, कंटेनर है, लेबल इन कुछ पॉकेट में कुछ है। फिर सुसाइडल नोट आसपास है या नहीं वो चेक करना है। फिर विट्रियोलेज, विट्रियोलेज यानी केमिकल बर्न फ्रॉम द कोरोसिव सब्सटेंसेस, H2SO4 HCl, वो सब की जब स्किन पे होता है तो स्किन बर्न हो जाती है, ये तो आपको पता होगा ना, उसको हम कहेंगे विट्रियोलेज। फिर है ट्रिकलिंग ऑफ पॉइजन और स्टिग्माटा ऑफ पॉइजन ओवर स्किन, यानी पॉइजन की वजह से कुछ अजीब स्किन पे हो जाता है पैचेस जैसा, उसको हम कहेंगे ट्रिकलिंग ऑफ पॉइजन। फिर है प्रेजेंस ऑफ इंजरीज, यानी इंजरीज कुछ आपके बॉडी में प्रेजेंस है। स्मेल फ्रॉम द बॉडी, कुछ स्पेसिफिक टाइप की अगर आपके बॉडी में स्मेल आ रही है। राइगर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस आपको डिटेल में डेथ वाले चैप्टर में पढ़ना है। यानी राइगर मोर्टिस इट्स टाइप ऑफ कंडीशन दैट अकर्स आफ्टर द डेथ। उसमें सारे मसल स्टिफ हो जाते हैं, दैट विल स्टडी इन डिटेल। पोस्टमार्टम लिविडिटी, इसको हम लीवर मोर्टिस भी कहते हैं, जैसे ब्लूइश अपीयरेशन ऑफ पूरे बॉडी में ब्लूइश अपीयरेशन हो जाता है। फिर है सम पॉइजन्स रेजिस्ट डिकम्पोजिशन व्हाइल अदर्स मे हैजंट इट। देखो कुछ पॉइजन आपकी बॉडी में जाकर डिकम्पोज हो जाते हैं, कुछ कंपोज नहीं हो पाते, तो वो अगर हुआ है या नहीं हुआ उससे भी कौन सा पॉइजन है वो हमें पता चलता है। फिर है इंटरनल एग्जामिनेशन, पहला हो गया एक्सटर्नल, अभी आ गए हम इंटरनल। इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे हम ऑटोप्सी पे। फर्स्ट है क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी में क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ ऑर्डर है, सेरेब्रल इडिमा या हेमरेजेस। क्रेनियल कैविटी यानी अगर आपने हेड वाला पोर्शन ओपन किया है तो उसमें से कुछ स्मेल आ रही है, कुछ इडिमा यानी इन्फ्लेमेशन जैसा है, या कुछ हेमरेजेस है वो देखना। फिर है चेस्ट कैविटी, प्रेजेंस ऑफ प्यूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, स्टेट ऑफ लंग्स, हार्ट, हेमरेजेस, पल्मोनरी इडिमा, ये सभी चेक करना है चेस्ट कैविटी में। ठीक है, ये सारे टर्म्स आपके लिए नए नए नहीं है, ये मैं समझ रही हूँ, फर्स्ट ईयर में आपने सारे टर्म्स अच्छे से पढ़े हैं। अभी मैं एक एक टर्म्स आपको पढ़ाने जाऊंगी तो हमें अगत तंत्र हमारा रह जाएगा, और आई थिंक मुझे रोग निदान चालू करना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा ये टर्म्स मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे कि हेमरेज क्या है, पल्मोनरी एडिमा क्या है, राइट। आगे बढ़ते हैं। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी यानी स्टमक में कंटेन गैस्ट्रिक कंटेन्स ऑफ वेरियस कलर्स। Gastric mucosa may be show erosion, ulcers, hemorrhagic gastritis, of perforation. Mucosa may be stained with the colors of poison. ये हो गया एब्डोमिनल कैविटी। देखो पहले हमने क्रेनियल कैविटी देखी, फिर हमने चेस्ट कैविटी देखी, अब हमने देखी है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में क्या होगा? स्टमक जो है वो क्या क्या उसमें अंदर शो हो रहा है, गैस्ट्राइटिस है, परफोरेशन है, अल्सर्स है, हेमरेजेस है, वो सब मेंशन करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है हम लेबोरेटरी एग्जामिनेशन पे। देखो लेबोरेटरी मेथड्स जो है ना उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें आपको बहुत प्रिसाइसली याद रखना है। उसका पर्पस है एनालिसिस ऑफ विसेरा, बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड फॉर पॉइजन। देखो ये इसके तीन पर्पस हो गए। पर्पस आपको कभी भी एग्जाम में लिखने का नहीं पूछेंगे तो इतना कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, राइट। अभी हम आ गए क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आएगा सबसे पहले आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉइजन, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये हो गया आइडेंटिफाई टाइप ऑफ पॉइजन, वो किससे हम करेंगे? थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। फिर है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव यानी वो कौन से क्वालिटी का है, क्वांटिटेटिव यानी कौन से कितनी क्वांटिटी में है। ठीक है, डिटरमाइन द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ द पॉइजन यूजिंग
इसमें क्या होगा, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी करेंगे हम क्वालिटेटिव में, राइट। और क्वांटिटेटिव में कौन सा करेंगे, फर्स्ट इज अ गैस क्रोमेटोग्राफी, फिर है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, रेडियो इम्यून एसे, फिर है एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, फिर है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। देखो एक बात बताऊं मैं, सच में ये ऐसा कभी नहीं पूछा जाता, कभी नहीं, कभी नहीं पूछा जाता। लेकिन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि लेबोरेटरी में दो टाइप के एग्जामिनेशन होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में आपको पता होना चाहिए थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, क्वांटिटेटिव में कोई भी आप तीन याद रख लो, राइट। इतना डिटेल में जाने की कभी जरूरत नहीं होती है आपको, लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। So the next topic is, sorry, the third one is additional examination. Additional examination यानी इनके अलावा आप क्या क्या examination कर सकते हो। The state of intestine, liver, spleen, kidney, pancreas, bladder, esophagus, lips, oral cavity और sign of poisoning। इन सब में कोई sign of poisoning आपको मिलता है या नहीं, वो चेक कर सकते हो आप additional examination से। अब हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 2, चतुर्विंशति उपक्रम। चतुर्विंशति उपक्रम यानी ऐसे 24 उपक्रम दिए गए हैं आचार्य चरक ने, जिससे हमें विष की चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। अभी विष की चिकित्सा के दो प्रकार से करनी होती है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य यानी जहाँ विष की जानकारी ना हो पाए, यानी कॉमन है, जो सब में की करनी पड़ती है, जहाँ में वी डोंट नो व्हाट आर द पॉइजनिंग, राइट। सेकेंड इज विशिष्ट, जहाँ विष की जानकारी होने पर उसका एंटीडोट दिया जाता है। अभी देखो विशिष्ट यानी इफ आई एम वेरी मच श्योर दैट आई हैव अ पॉइजनिंग ऑफ स्कॉर्पियन, दैट आई हैव टू ओनली take the treatment of scorpion poisoning or scorpion antidote, right? But I know my body have something kind of poison within it, but I don't know which is it. तो मुझे जनरल ट्रीटमेंट यानी सामान्य चिकित्सा करनी पड़ेगी। अभी चरक ने यहाँ पे जो बताई है वो है सामान्य चिकित्सा, जो 24 उपक्रम बताए गए हैं। ठीक है। अब मैं श्लोक पढ़ती हूँ, आप श्लोक को अच्छे से सुनना, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, हर एक बच्चे को आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मंत्र अरिष्ट उद्कर्तन निष्पीडन चूषणाग्नि परिषेकाः अवगाह रक्तमोक्षण वमन विरेकोपधानानि हृदयावरण अंजनम नस्य धूम लेहोषध प्रशमनानि प्रतिसारणम प्रतिविषम संज्ञा संज्ञा स्थापनम लेप मृत संजीवनमेव च विंशति रेते चतुर्भिराधिकाः स्युपक्रमाः यथा ये तत्र योज्यः शृणु यथा तान्। देखो अभी ये चरक चिकित्सा का श्लोक है, ये 24 उपक्रम है, इसके यहाँ नाम मेंशन है, ये नाम जिसका मैंने श्लोक पढ़ा है। हमें एक एक उपक्रम अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज मंत्र। मंत्र यानी क्या है इसमें, कि जब भी आप पॉइजन की ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करो तो विष नाश के लिए मंत्र सिद्ध होना जरूरी होता है। लाइक आपकी ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग आपको मंत्र अगर आता हो तो दैट इज वेरी मच इफेक्टिव। सत्यवादी तपस्वी ज्ञानी द्वारा किए गए मंत्र सिद्ध होते हैं। देखो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी और सत्यवादी पुरुष है तो वो एक जो मंत्र सिद्ध होता है उसकी अफेक्ट आती है। तप होम बलि देकर मंत्रों का सिद्ध किया जाता है। ठीक है, ये हो गया मंत्र चिकित्सा। आगे बढ़ते हैं। अरिष्ट बंधन लिगेचर, विष के शरीर में फैलाव को रोकने के लिए दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर बांधते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। जहां पे आपको पॉइजनिंग बाइट हुआ है उससे 4 अंगुल ऊपर आपको अरिष्ट बंधन यानी क्या, वो लिगेचर जो बांधता है ना ब्लड टेकिंग के लिए, मॉडर्न की लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, जो बांधते हैं उसको लीगेचर कहते हैं। तो वो लीगेचर जो बांधते हैं ना वो बांधना है। अधिक कसा हुआ बंधन सूजन पैदा कर सकता है, ढीला होने पर विष फैल सकता है। मर्म मृदु और मांसल स्थानों पर उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, मर्म है, कुछ मृदु एवं मांसल स्थान है तो वहां पे वो उपयोगी नहीं होता है, लेकिन अरिष्ट बंधन करना चाहिए। अब नेक्स्ट है थर्ड उत्कर्तन। उत्कर्तन यानी विष को शरीर में आगे बढ़ने से रोकने के लिए दंश स्थान पर चीरा लगाया जाता है। संधि एवं मर्म स्थानों पर चीरा नहीं लगाया जाता, अन्यथा विकलांग या मृत्यु हो सकती है। ये तो आपको पता ही है ना कि मर्म स्थान पे कभी चीरा नहीं लगाया जा सकता, उसके साथ साथ संधि को भी चीरा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर किसी और जगह पे आपको दंश लगा है तो वहां पे आप चीरा लगा के उसको रोक सकते हो आगे फैलने से। अभी आ जाता है निष्पीड़न। निष्पीड़न यानी कंप्रेशन, जहां चीरा संभव नहीं है वहां निष्पीड़न द्वारा विष निकालना चाहिए। देखो यहाँ पे बताया मर्म एवं संधि में पॉसिबल नहीं है,
चीरा लगाना। तो जहाँ पे चीरा संभव नहीं है वहां क्या करना है, निष्पीड़न यानी कंप्रेशन से विष निकाल सकते हो। निष्पीड़न से उसी प्रकार समाप्त होता है जैसे अंकुरण से पहले बीज नष्ट हो जाता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही आपको अच्छे से आना चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आनी चाहिए कि निष्पीड़न क्या है, उत्कर्तन क्या है। अभी हम आ जाते हैं चूषण पे। सब में दो दो पॉइंट्स ही याद रखना है, कुछ भी आपको आपके लिए हार्ड नहीं है इस टॉपिक में। चूषण यानी सक्शन, छेदन किए गए स्थान से रक्त और विष को चूषण करने की विधि। देखो जहाँ पे आपको हुआ है बाइट कुछ भी, तो उस पे छेदन करने के बाद रक्त या विष को चूसने की विधि को क्या कहेंगे हम, चूषण। चिकित्सक को कपड़ा, रेत, राख, गाय का गोबर या अगद से मुंह भरकर चूषण करना चाहिए। जो भी चिकित्सक है उसको कपड़ा, रेत, राख यानी ऐश, गाय का गोबर, अगद से मुंह भरकर चूषण करना चाहिए। क्यों, क्या, ताकि उनके बॉडी में ये ना फैल जाए, ठीक है। डायरेक्ट नहीं ले जाए, ये सब यूज करके चूषण करना है। जिनके मुंह में व्रण हो उन्हें यह प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। हाँ, जिसके मुंह में व्रण यानी कुछ आपको मुंह में ही चोट लगी है तो ऐसे चिकित्सक जो है उसे ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, यानी क्योंकि उसके व्रण में भी वो चला जाएगा ना, जो भी पॉइजन है तो उसको भी पॉइजन चला जाएगा बॉडी में, इसलिए उनको नहीं करनी है। अभी हम आ जाते हैं सिक्स्थ पे, दैट इज अग्निकर्म। अग्निकर्म में क्या है, विष को जलाने के लिए शलाका, जलती हुई लकड़ी या धातु का उपयोग किया जाता है। अग्निकर्म आप सब में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा। अग्निकर्म आप इंडिविजुअली भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है आयुर्वेद की। मंडली दर सर्पदंश को छोड़कर अन्य सर्पदंश में प्रभावी है। मंडलिक में नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है, क्योंकि मंडलिक जो सर्प है वो ऑलरेडी पित्त प्रकृति का होता है, उसमें हम ये अग्निकर्म करेंगे तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए उसमें नहीं करनी है। और बाकी सब में हम कर सकते हैं और अग्नि के प्रभाव से विष नष्ट हो जाता है। अभी है परिषेक। परिषेक यानी रक्त मोक्षण के बाद ठंडे औषधीय जल का छिड़काव किया जाता है। देखो पहले रक्त मोक्षण करना है, उसके बाद ठंडा औषधीय जल छिड़कना है। किसके मिश्रित होना चाहिए, चंदन और उशीर। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा द्रव्य गुण तो आपको पता चलेगा कि चंदन और उशीर, उशीर दोनों का शीत वीर्य है, यानी रक्त मोक्षण के बाद ठंडे औषधि जल में, जिसमें कौन सी औषधि है, चंदन और उशीर, उसको मिक्स करके स्प्रिंकल किया जाता है। फिर है रक्त स्कंदन के कारण विष का वेग शांत होता है। फिर है अवगाहन। देखो अवगाहन यानी बाथिंग, ठीक है। अभी बाथिंग जो है उसके बारे में हमें पढ़ना है। औषधीय क्वाथ को तेल में प्रभावित अंग या पूरे शरीर को डुबोना, यानी जहां पे आपको पॉइजनिंग है, आप पूरे बॉडी में या तो पर्टिकुलर पार्ट पे आपको बॉडी को डुबोना है, किस में, औषधि युक्त जल में, उसको हम कहेंगे अवगाह। विष से उत्पन्न मूत्रकृच्छता जैसी समस्याओं में उपयोगी है। मूत्रकृच्छता यानी यूरिन में पेन होना या फिर यूरिन बहुत कम क्वांटिटी में आना, ये सभी प्रॉब्लम्स में अवगाहन आपको हेल्प करता है, राइट। अभी है रक्त मोक्षण, नाइन्थ। रक्त मोक्षण में क्या है, ब्लड लेटिंग। रक्त मोक्षण विष के प्रसार को रोकने के लिए रक्त को निकालने की विधि। देखो आप में से बहुत सभी लोगों ने रक्त मोक्षण भी देखा ही होगा, सेकेंड ईयर में रक्त मोक्षण वाले पेशेंट तो बहुत सारे आते ही है। प्रच्छन्न, श्रृंग, जलोका, शीरावेद, ये सारी तकनीकों से विषयुक्त रक्त को निकाला जाता है। यदि रक्तस्राव ना हो तो त्रिकटु चूर्ण का उपयोग किया जाता है। काले रंग, सूजन, दर्द या कठोरता वाले दंश स्थान पर प्रभावी है। देखो कौन कौन सा टाइप है, ये टाइप याद रखना एमसीक्यू के लिए। प्रच्छन्न, श्रृंग, जलोका और शीरावेदन। यदि रक्तस्राव ना हो तो त्रिकटु चूर्ण का उपयोग करना है, और काले, सूजन, दर्द या कठोरता वाला जो भी दंश है उस पे ये प्रभावी है। अभी हम आ जाते हैं वमन पे। वमन यानी एमेसिस, मुख से ग्रहण किए गए विष को औषधियों या तांत्रिक उत्तेजनाओं से निकालना। कफ प्रधान व्यक्ति और ठंडे वातावरण में उपयोगी है। मूर्छा या नशा वाले रोगियों में किया जाता है। मदन फल, झीमू, देवदाली, वचा सेंधर, लवण, मधु, यष्टि मधु आदि। देखो एमएसएस यानी वमन, वमन यानी आपको हम वॉमिट करवाते हैं वो। कफ प्रधान व्यक्ति है अगर ठंडे वातावरण में कुछ हुआ है।
मूर्छा या नशा वाला पेशेंट है तो उसमें ये किया जाता है। और कौन कौन सी औषधि है? वमन फल है, जीमूत है, देवदाली, वच्चा, सैंधव, लवण, मधु, यष्टि मधु आदि। अब आते हैं हम विरेचन पे। विरेचन यानी पर्गेशन, विष के दूसरे चरण में उपयोगी। विष के पक्वाशय में जाने पर विरेचन करना चाहिए। देखो अब जब अभी विष पक्वाशय में चला ही गया है नीचे तक तो क्या करवाना चाहिए? विरेचन। लक्षण: पेट दर्द है, जलन है, सूजन है, मूत्रमल अवरोध। दूषी विष की स्थिति में भी उपयोगी है। नाभि से नीचे दंश होने पर अधिक प्रभावी है। देखो ये तो आपको पता ही है ना कि जब नाभि से ऊपर होता है तो वमन काम करता है, नाभि से नीचे होता है तो विरेचन काम करता है। पक्वाशय में जब विष पहुंच जाता है, पेट दर्द होता है, मूत्र और मल की प्रवृत्ति में अफेक्ट हो जाता है, तभी क्या करना होता है? विरेचन। अभी आ जाते हैं हम उपाधान पे। उपाधान यानी विष के कारण कफ दूषित होकर स्त्रोत्र को अवरुद्ध करता है, रोगी को मरने जैसा अनुभव होता है, इसलिए सिर पर काक पद चीरा लगाया जाता है। घाव पर अजा, महिष यानी भैंस, गो, कुक्कुट के रक्त का कल्क लगाया जाता है। विष के अवशेषों के लिए शरीर की ऊपरी भाग में दंश पर सिर पर और निचले भाग में दंश पर पैरों पर चीरा लगाया जाता है। देखो इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क में इंडिविजुअली भी आता है। उपदान, उपदान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग दिस 24। उसमें ये काकपद चिकित्सा क्या है कि देखो जैसे समझ लो आपके पैर में कुछ लगा है तो उसको माथे पे चीरा लगाया जाएगा। अगर माथे पे कुछ हुआ है पॉइजनिंग तो पैर में चीरा लगाया जाएगा। ठीक है, और चीरा पे क्या लगाना है? बकरी है, भैंस है, गाय है, मुर्गा है, उन सभी का रक्त होता है, उसका कल्क लगाया जाता है और उसको कहते हैं हम उपाधान चिकित्सा। फिर है प्रधमन, ब्लोइंग थ्रू आउट द नोज। मद, मूर्छा, विषाद एवं शिरोगत दोषों का नाश हेतु प्रयोग। मद, मूर्छा, विषाद और शिरोगत जो भी दोष होते हैं उसको हमें नाश करना है। फिर ककुटा, कट्टफल आदि के सूक्ष्म चूर्ण का नलिका से नाक में प्रवेश, इन सभी का नलिका में से हमें प्रवेश करवाना है, उसको हम कहेंगे प्रधमन। और विष को जल्दी निष्कासित करने के लिए उपधान के बाद किया जाता है, ये याद रखना है। इसके बाद ही ये प्रधमन होता है। प्रधमन यानी नाक के द्वारा कुछ भी देना। कुछ भी में क्या होता है? कटुका, कट्टफल आदि सूक्ष्म चूर्ण। ठीक है, और मेनली कौन से पेशेंट में दिया जाता है? मद, मूर्छा, विषाद के पेशेंट। अभी हम आ गए हैं हृदयावरण, प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट। विष के तीव्र गुणों से हृदय प्रभावित होता है जिससे मृत्यु हो सकती है। मधु, धृत, गैरिक, मज्जा, दूध, गोभिया रस, इक्षु रस, अजार, रक्त आदि का सेवन करवाकर हृदय संरक्षित किया जाता है। प्रतिविष मिश्रित दूध विष के वेग को कम करता है और उपचार के लिए अधिक समय मिलता है। देखो जो विष है ना वो हृदय से तीव्र प्रभावित होता है और उससे मृत्यु हो सकती है, इसलिए हम क्या करते हैं? ये सभी जो द्रव्य है उसका सेवन करवाना है। और प्रतिविष यानी एंटीडोट, उससे मिश्रित द्रुत विष वेग को कम करते हैं। ठीक है, और उपचार के लिए हमें अधिक समय मिल जाएगा। फिर अभी आ जाता है हम अंजन पर। अंजन, आंखों की समस्या, नींद आना, सूजन, विवर्णता, उसमें अंजन उपयोगी है। पिपली, मरीच, यवाक्षार, वचा, सैंधव, शत्रु को रोहित मछली के पित्त में मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। फिर है तीक्ष्ण नस्य और अंजन के बाद अधिक द्रुत सेवन करना चाहिए ताकि नेत्रों की रुक्षता रोकी जा सके। देखो तीक्ष्ण नस्य और अंजन के बाद द्रुत सेवन करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उससे नस्य अंजन से क्या होगा? बॉडी में रुक्षता आ जाएगी। इसके लिए रुक्षता को रोकने के लिए हमें घी का प्रयोग करना पड़ेगा। चरक के अनुसार देवदारू, सूठी, मरीच, हरिद्रा, करवीर, करंज, नीम और सुरसा को अजामूत्र में पीसकर अंजन किया जाता है। देखो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं। पहले तो द्रुत सेवन करना है और औषध के द्रव्य कौन कौन से हैं। अब आ जाते हैं हम नस्य पे। नाक, आंख, कान, जीभ और गले में विष के अवरोध पर नस्य का प्रयोग किया जाता है। वार्तक, बीजपुर, ज्योतिषमती आदि द्रव्यों। देखो पहले तो क्या है, किन किन में से उपयोग करना है, फिर कौन कौन से द्रव्यों का उपयोग करना है। शिरोरुजा, आलस्य, हनुस्तम, मान्यस्तम, गलग्रह होने पर उपयोगी। राइट, अब आता है चेतना लाने के लिए
बंधु जीवा, भारंगी, काली तुलसी, पिपली, हिंगू, वृश्चिकली, मनशील, शीरीष बीज, अपामार्ग के चूर्ण का उपयोग किया जाता है। देखो ये सारे याद नहीं रहेंगे, 2-3 याद रहेंगे बहुत है। आपको मेन मेन पॉइंट याद होने चाहिए कि शिरोरुजा है, आलस्य है, धनुस्तंभ, मान्यस्तंभ ये सब में उपयोगी है। फिर आ जाते हैं हम धूप पे, मेडिकेटेड फ्यूमिगेशन। औषधीय धुएं से विष के प्रभाव को कम किया जाता है। कुछ ऐसे मेडिकेटेड जो फ्यूम्स होते हैं ना, उससे आप कम कर सकते हो। ठीक है। अभी है तगर, पुष्ट, शीरीष, भुजंग, सर्प का सिर आदि से निमित्त धूमागंध का प्रयोग। तगर, पुट, शीरीष, भुजंग, सर्प का शीर आदि से निमित्त धूमागंध का प्रयोग करना है। लाक्षा, खस, तेज पत्र, गुगलू, अर्जुन पुष्प, भला तक, सर्ज रस, श्वेत, अपराजिता मिलाकर धूम करने से विभिन्न प्रकार के विष का नाश होता है। देखो ये आपको द्रव्य पूरे याद ना रहे तो 2 या 3 या याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ द्रव्य का नाम पता होना चाहिए। अभी आपको 10 मार्क में पूछेंगे तो अभी क्या पूछेंगे, पूरा ये होगा चतुर्विंशति उपक्रम एक्सप्लेन करो, वो 10 मार्क में आएगा। 5 मार्क में कोई भी 1 या 2 साथ में पूछेंगे, उसमें भी जो मेन मेन है वही पूछेंगे, धूम, नस्य वगैरह नहीं पूछेंगे। फिर है लेह्य यानी लिंटस। लेह्य में क्या, विष के कारण मुख व गले में शुष्कता होने पर प्रयोग। जब विष के कारण में बहुत ड्राइनेस लगती है मुख या गले में, तो उसके लिए प्रयोग होता है। शहद और घी को अलग या मिश्रित रूप से अनुपान के लिए दिया जाता है। शहद और घी को दिया जाता है मिश्रित रूप में। फिर है औषध। औषध प्रयोग में क्या करेंगे हम, क्षारागंध है, महागंध, हस्तियागंध है, ठीक है, वो सभी का उपयोग करना है। विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग औषधियों का प्रयोग होता है। फिर है प्रतिसारण, लोकल एप्लीकेशन। देखो ये जो ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर के हिसाब से ही लिखना है हाँ। प्रतिसारण, प्रतिसारण में क्या है, जब रक्त में विष मिश्रित हो जाता है उसको बाहर निकालने हेतु सूखे चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। सूंठी, पिपली, मरीच, रिकटु, गृहद्रुम, रजनी, पंचलवण, वार्तक आदि प्रतिसारण के लिए उपयोगी है। प्रतिसारण यानी लोकल एप्लीकेशन। लोकल एप्लीकेशन में आप क्या क्या यूज कर सकते हो, सूठी, मरी, पिपली, गृहद्रुम, रजनी, पंचलवण और वार्तक। फिर है प्रतिविष, एंटीटोड्स। विष के प्रभाव को नष्ट करने के लिए प्रतिविष प्रयोग किया जाता है, एंटीटोड। जांगम विष है तो उसमें हमें यूज करेंगे स्थावर विष, और स्थावर विष में यूज करेंगे जांगम विष। ऐसे विपरीत के यूज किया जाता है। अलर्क विष में कुचले का बीज बीज यूज होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, हाँ याद रखना सभी बच्चों। अलर्क विष जो है रेबीज पॉइजनिंग, उसमें कुचले यानी नक्स वोमिका, स्टिकनस नक्स वोमिका का यूज होता है। संज्ञा स्थापन, संज्ञा स्थापन में क्या है, विषक्ता के संज्ञानाश होने पर, संज्ञानाश यानी अनकॉन्शियस अगर हो गया है पेशेंट, तीक्ष्ण प्रदमन नस्य करना है। शाखा व ललाट की शिराओं का ताड़न करना है। शीर पर काकपत चिकित्सा करनी है। रोगी के पास दुंदुभि को अगध से लेप कर बजाना है। चेतना आने पर वमन व विरेचन करवाना है। दोषानुसार चिकित्सा जैसे ज्वर, कास, शोक, प्रतिशय, अरुचि आदि का उपचार करना है। ये सभी किसमें करना है, संज्ञा स्थापन में। राइट, ये याद रखना है बच्चों, ये सारी चिकित्सा संज्ञा स्थान में करनी है। फिर है लेप। रक्त विष का वाहक होता है, इसलिए प्रभावशाली औषधियों का लेप करने से विष के फैलने को रोका जा सकता है। विष के अधिक फैलने पर रोगी मदमूर्छा, विषाद आदि से पीड़ित हो जाता है। गंधहस्ती अगध का उपयोग लेप के रूप में किया जाता है, जो विष उसी प्रकार नष्ट करता है जैसे हाथी वृक्ष को गिरा देता है। देखो लेप कब करना है, कि देखो अभी एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी समझाई गई है कि रक्त जो होता है वो विष का वाहक होता है, यानी वो बहुत प्रभावशाली होता है। तो इसलिए उसमें कुछ औषधियों का लेप करने से हम उसे रोक सकते हैं। और कैसे कैसे में रोक सकते हैं, जो मद मूर्छा और विषाद से पीड़ित हो, राइट, उसमें हमें देना है गंधहस्ती अगध। गंधहस्ती अगध का उपयोग कैसे करना है, लेप के स्वरूप में। और जिस प्रकार हाथी यानी गज वृक्ष को तोड़ देता है, गिरा देता है, उसी तरह ये अगध विष में काम करता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है इसमें। फिर है मृत संजीवन, ठीक है, रिवाइवेशन, यानी यह प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसमें मृत प्राय व्यक्ति को पुनः जीवित किया जा सकता है। आजकल यह विद्या दुर्लभ हो चुकी है, लेकिन इसे
सार्वभौमिक प्रतिविष माना जाता है। देखो ये याद रखना, सार्वभौमिक प्रतिविष एमसीक्यू में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता में मृत संजीवन अगत का उल्लेख है, जिसमें ब्रह्मा द्वारा अमृत की उपस्थिति से पहले प्रकट किया गया था, जिसमें सूरसा, ग्रंथि, रजनी, दारू, हरिद्रा, मधुका, कुष्ठ, तगर, शीरीष, पद्मा, कटुकी, अर्क, पल्लव, रोचन आदि औषधियों का मिश्रण होता है। ये औषधियों भी याद रखनी है। मृत संजीवन अगत का प्रयोग नस्य, पान, लेप, धूप आदि के रूप में किया जाता है। दिस इज इम्पोर्टेंट कि कौन कौन से रूप में किया जाता है। यहाँ तक हमने दो टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है। अभी आगे का टॉपिक आई थिंक मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि टाइम लिमिट आ चुकी है। टॉपिक 3 हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर का पार्ट 2 मैं आपको जल्दी ही भेजूंगी। तब तक ये टॉपिक रिवाइज कर लो, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है, और कुछ भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।